बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल प्लेन क्या होता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इसकी बात करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे ताकि आगे जाके जो हमारा मेन टॉपिक है, जो टॉपिक मतलब कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स कर रहे हैं तो हम इक्वेशन को बिल्ड करके उनको खुद से सॉल्व करने के काबिल हो सकें, ये हमारी स्ट्रेटजी है। इससे पहले ये लेक्चर नंबर अभी 6 चल रहा है और आप प्रीवियस 5 लेक्चर लाजमी देखें। टोटल 25 कंसेप्ट बेस ये लेक्चर है जिसकी बेस के ऊपर आप थ्रू आउट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सेम फैक्टर है। इस कंसेप्ट में मैं 3 कंसेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ। चौथा जो है वो जो है इक्वेशन प्लेन जो भी होते हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्लेन होती हैं। नॉर्मल प्लेन 3 टाइप ऑफ प्लेन जो है उसको आप एक कंसेप्ट में रखेंगे, क्योंकि इन तमाम की पॉलिसी जो है वो सेम रहती है। आप नॉर्मल प्लेन है, ऑसिलेटिंग प्लेन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन और थर्ड प्लेन जो होता है हमारे पास बाइनॉर्मल प्लेन्स, ये सारे प्लेन जो होते हैं ये एक साथ एक टॉपिक में आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लोकेशन पे जाएं और उस भी प्ले लिस्ट में से आप तमाम वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वीडियो एक ख़ास तरतीब में देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। अगर आप जस्ट नॉर्मल प्लेन जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स के नॉर्मल प्लेन जो है वो होता क्या है, इसके फिज़िकल मीनिंग क्या है और हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी। याद रखें, द प्लेन थ्रू एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास क्या है, ए प्लेन थ्रू एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब है कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। अब आप ये समझिएगा कि ये मेरे पास एक कर्व है। अब आपसे पूछा गया कि ये कोई एक पॉइंट है और इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें। अब टेंजेंट की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे। लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है टच करे, न कि कट करे। ठीक है, कट करने का मतलब होता है जैसे ये एक लाइन इसको कट कर रही है तो ये इसने इसको टच किया हुआ है, ये कट कर रही है, तो इसका मतलब है वो लाइन जो टच करती है किसी कर्व को एक पॉइंट पे। यहाँ पर जो स्टूडेंट आपके जहन में मैं कॉन्सेप्ट ठीक करवाना चाहता हूँ वो ये होता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि ये एक नुक्ता है तो इसके ऊपर बस ये टेंजेंट है। ऐसा नहीं है। टेंजेंट चूँकि एक ही पॉइंट पे कट करता है तो हो सकता है कि ये टेंजेंट लाइन इसके बजाय इधर कहीं हो, यानी एक ही पॉइंट से मतलब हमें, अब आप ये समझ सकते हैं, लेट सपोज ये एक कर्व है। अगर इस कर्व के ऊपर ये पेंसिल में रखता हूँ, ये एक पॉइंट को टच करिए, यहाँ रखूँ फिर भी एक पॉइंट पे टच करिए, यहाँ रखूँ फिर भी एक पॉइंट पे है, इधर रखूँ तो फिर भी अगर वो थोड़ी कर्व टाइप है तो फिर भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो इन दैट केस इसका मतलब है एक टेंजेंट लाइन जो होती है उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब आप समझ गए हैं कि टेंजेंट लाइन तो ये हो गई। अब यहाँ पे आपने ये अंडरस्टैंड करना है, जो पॉइंट, जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट है और उसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन है, तो मैंने आप वो प्लेन कहाँ पे रखना है। अब आपने ये समझना है कि नॉर्मल प्लेन होगा कहाँ पे। तो नॉर्मल प्लेन वो प्लेन होगा जो उस पॉइंट को कंटेन किए होगा और उसके जो है ना, जैसे यहाँ पे जो ये है, ये पॉइंट है, तो इसके ऊपर मैंने जो नॉर्मल प्लेन रखना है, एक ऐसा प्लेन रख दिया ऐसे करके कि जो जिसके अंदर ये पॉइंट आ जाता है। अब आपका सवाल ये है कि यहाँ पे जो सवाल आपके जहन में नहीं होता, लेकिन ये कि आपको सवाल में क्वेश्चन क्रिएट करवाता होता हूँ ताकि तमाम एंगल से अगर आप चीज़ों को नहीं देखते हो तो बाद में जाके आपको इशू रहते हैं। और आपको ये भी हमें नहीं पता चलता उस वक़्त के जब आप लोगों का जब ये आइडिया ही नहीं है कि आप सोचते हैं बस ये एक नॉर्मल प्लेन है, फ़ौरन से वो डेवलप हो गया। ऐसा नहीं है। होता ये कि नॉर्मल प्लेन जो है वो
वो डेफिनेशन के मुताबिक बहुत सी जगहों पर हो सकता है। तो अब आप नोट करें कि ये वो पॉइंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कहा द प्लेन थ्रू एनी पॉइंट मतलब कि इस कर्व का कोई भी पॉइंट हो सकता है। ज़ाहिर अगर डिफरेंट पॉइंट होगा तो उसके टेजेंट बदलेगा और प्लेन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। फिर यहाँ पे जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर तो वहाँ भी एक नॉर्मल प्लेन आ सकता है। बट अभी मैं ये एक पॉइंट के ऊपर भी इसकी कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं और क्यों हम डिफरेंट प्लेन में इनको कैटेगराइज करते हैं, ये सारी चीज़ें पता ना हो तो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से चूँकि हम समझ नहीं सकते, तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको एनी पॉइंट का मतलब कि इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, हम क्या करते हैं टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, लाइन एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व, उसको एक नॉर्मल प्लेन होता है। अब सवाल आपका ये पैदा होता है कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर से क्या मुराद है। तो जैसे एग्जांपल मैंने दी कि ये एक कर्व है और ये उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है। अब आप इधर से देखें, ये है। अब इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो उस पॉइंट के में से गुजरता हुआ यूं एक खड़ा प्लेन होगा। वो प्लेन जो होगा इसका नाम है नॉर्मल प्लेन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेंजेंट लाइन यूं की तो नॉर्मल प्लेन भी थोड़ा सा रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब है नॉर्मल प्लेन की ये खूबी होती है कि वो जो टेंजेंट लाइन होती है वो नॉर्मल प्लेन के ऊपर भी टेंजेंट होती है, मतलब 90 का एंगल बना रही होती है नॉर्मल प्लेन के साथ। यहाँ पर 90 का एंगल बना रही है। तो इससे पता चला कि ये डिपेंड करता है सबसे पहले बुनियादी चीज़ पे आपसे। आप किसी को अगर नॉर्मल प्लेन एक्सप्लेन कर रहे हैं या जब आप सोच रहे होते हैं तो आपका इस एंगल से अगर ना सोचेंगे तो आगे जाके हमें ये समझ लगेगी कि हमने बाकी प्लेन क्यों लिए हैं। ठीक है, आप नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए आपको ये पता हो कि हमने कहा एक कर्व है, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट है। वो टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट वो लाइन जो किसी पॉइंट को एक पॉइंट पे टच करे। लेकिन अगर आपके पास जो है वो लाइन जो है जो टच करे उसके परपेंडिकुलरली हम एक क्या लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं। वो जो प्लेन होता है उसको हम नॉर्मल प्लेन कहते हैं। अब देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या होती है और ऐसे क्यों होती है, ये वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होती है। असल में रीज़न ये होती है कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले देखें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या होता है कि लेट आर बी अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब आप ये समझें कि ये पॉइंट पी है। ये असल में जब कोई मेन फिगर आप देख रहे होते हैं तो उस वक्त चूँकि कंप्लीट फिगर बन चुकी होती है तो इसलिए आपको उसके बेसिक का पता नहीं चलता। तो मैं आपको उसको ब्रेक करके बताता होता हूँ कि ये क्या कह रहा है। तो अब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँ कि लेट कोई पॉइंट पी है तो आप जहन में यूँ लाएंगे, एक एक नक्शे को बिल्ड करेंगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। अब देखें यहाँ पे पॉइंट पी आ गया। अब वो कहता है ऑन अ नॉर्मल प्लेन, और इंटरेस्टिंग बात है कि ये नॉर्मल प्लेन के ऊपर है। जो ही मैंने कहा ये पॉइंट नॉर्मल प्लेन पे आया तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इसका मतलब है यहाँ पर कोई कर्व जा रही होगी यहाँ ऐसे, और ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर है। और ये क्या है, ये वो टेंजेंट लाइन है। क्योंकि अभी आप ये पढ़ चुके हैं तो ये हो गई वो कर्व, ठीक है, ये हो गई वो कर्व और ये हो गया वो आपकी टेंजेंट। अब आपको पता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो प्लेन आता है यहाँ पर जो प्लेन आएगा इस साइड पर जो इसके 90 का एंगल बनाता हुआ जा रहा होगा, ये हुआ नॉर्मल प्लेन। तो इसका मतलब है आप तीन चीज़ें तो यहाँ से समझ चुके हैं जो फिगर में बनी हुई है कि पहले हमने पॉइंट लिया, फिर हमने कर्व ली, फिर हमने टेंजेंट लाइन ली, उसके ऊपर नॉर्मल ले लिया। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब स्टूडेंट आगे आपने क्या करना है, नेक्स्ट में जो आपने फोकस करना है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पहुँच के अब आपने ये देखना है नेक्स्ट वन में कि आपने यहाँ तक इसको ये समझा कि लेट आर बी द, अब हम आते हैं आर कोई पोजीशन वेक्टर है। आर पोजीशन वेक्टर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोजीशन वेक्टर है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इसको पोजीशन वेक्टर इसलिए कहते हैं। हर वो वेक्टर जिसका ताल्लुक किसी ओरिजिन के साथ हो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वेक्टर दो तरह से हो सकते हैं, एक वो जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, एक होता है दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये आ गया आर कोई पोजीशन वेक्टर है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये स्मॉल आर की लाइन तक। अब आगे उसने ये लिखा हुआ है, इसको ये देख प्लेन ऑन, यहाँ पे लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ऑन अ नॉर्मल प्लेन एज वेल एज ऑन द कर्व सी
एंड आर बी अ पोजिशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पे देखिएगा कर्व सी, उस कर्व का नाम हमने सी रख दिया, इसलिए इसके साथ सी लिखा हुआ है। आर जो है बी अ पोजिशन वेक्टर, आर भी एक पोजिशन वेक्टर है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये कोई है पोजिशन वेक्टर ऑफ हमने ये ले लिया एनी पॉइंट क्यू। अब आप यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर पी ये वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की बुनियाद के ऊपर नॉर्मल वेक्टर बना, जिस पॉइंट की बुनियाद के ऊपर टेजेंट बना, तो इसका मतलब है ये बहुत ही ख़ास पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट है ये एक बहुत ही ख़ास पॉइंट है, लेकिन पी के अलावा इस प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी और पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट मैनी में से कोई एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका नाम क्यू रखा, और क्यू ये भी हो सकता है, कोई और नुक्ता भी हो सकता है। हमने ये वाला पॉइंट क्यू ले लिया। अब इस क्यू पॉइंट के साथ हमने किया यूँ कि आगे देखिएगा, क्यू ऑन नॉर्मल प्लेन एज शॉन इन द डायग्राम। अब ये डायग्राम हमारे पास आ गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब ये समझिएगा कि डेफिनेशन क्या कहती है। नॉर्मल प्लेन टू एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो भी हम पॉइंट लेंगे, जैसे देखें ये पी पॉइंट है तो नॉर्मल प्लेन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उस पॉइंट के लिहाज से ये जैसे हमने क्यू पॉइंट ले लिया, तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि अगर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट उसका पॉइंट है किसका, प्लेन का, क्यू भी प्लेन का पॉइंट है। तो अब आप इस प्लेन के पॉइंट में क्या खूबी होगी कि जो भी पॉइंट लेंगे, जो भी पॉइंट चाहे वो पी लें या क्यू लें, उसके ऊपर ये टेंजेंट 90 का एंगल ही बना रहा होगा। मतलब इस टेंजेंट को अगर मैं क्यू पॉइंट पे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे भी 90 का एंगल ही बनाता हुआ जा रहा होगा। मतलब 90 का एंगल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ये पॉइंट बिहेव करेगा क्यू भी वैसे ही करेगा। नॉर्मल प्लेन टू एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। Tangent is perpendicular to any line on a normal plane, so T is perpendicular to LQ। ये वाली बात अभी आपको ये समझ आएगी। यहाँ पर पहले ये समझ लें, ये वाले फिजिक्स समझ लें, यहाँ पर क्या बात हुई है। देखें पी क्यू को अंडरस्टैंड करें। पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है। अब आपको पता है पी क्यू आप हम जब निकाल नहीं सकते तो हमारे पास रूल ये होता है, याद रखें कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ना आपके पास ऐसे करके ना एक लाइन है, आपको एक चीज़ का पता है कि ये पॉइंट पी है ना, तो इसका नाम है ओ पी। क्या नाम है इसका, ओ पी। और ये वाला पॉइंट जो है ना उसका नाम क्यू है, अगर तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ओ क्यू। कोई पूछे कि बीच में से पी क्यू बताओ तो आप क्या बताएंगे, पी क्यू का पूछे तो क्या बताएंगे। तो आपको पता है कि ये अगर ओ पी है, ये अगर पी ओ क्यू है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं। वो क्यों, हमें हेड टू टेल रूल आता है, वेक्टर का हेड टू टेल रूल आता है, हम वो अप्लाई करेंगे। अब इसमें से सिर्फ ये ढूंढना होता है कि विच वन इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का अगर पता चल जाए तो हम वो निकाल सकते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर का पता कैसे चलता होता है, हर वेक्टर रिजल्टेंट नहीं होता, डायरेक्शन से। जो जैसे यहाँ पे अगर मैंने एरो यूँ डाल ली, ये ऐसे डाले, तो इसका मतलब है दिस वन इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट ये देखें, ये इसके हेड है, ये उसकी टेल और हेड जुड़े हुए हैं, यहाँ पे टेल और हेड जुड़े हुए हैं, यहाँ टेल जुड़ी हुई है। और ऐसा पूरी ज्योमेट्री के अंदर वो जो जिसकी टेल और हेड जुड़े हुए हों वो होता है रिजल्टेंट। यानी आप यहाँ से मैं आपको इजी फिगर में भी ये समझा दूँ। ये देखें, ये मेरे पास सपोज एक ए वेक्टर है, कोई कहता है कि एक वेक्टर ये है, इसका ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब इसकी डायरेक्शन यूँ है। अब यहाँ से मुझे कोई पूछता है कि इन तीनों वेक्टर में से रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, तो आप कहेंगे इनमें से एक भी रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक की हेड दूसरे की टेल से जुड़ी हुई है। तो अब आपने समझ लिया कि हर वेक्टर इसमें रिजल्टेंट है ही कोई नहीं। अब देखें यहाँ पर आके, ये अगर आप देखें तो जैसे मेरे पास ये फिगर है और इसमें कुछ यूँ है कि यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे जुड़ा हुआ है और दूसरा वेक्टर ऐसे। अब मुझसे किसी ने पूछा कि इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा बल्कि मुझे ये नहीं, इधर नहीं जोड़ना चाहिए, मैं ऐसे करता हूँ, हाँ ये होगा यहाँ पे। कैसे, ये देखें, इसकी टेल उसके हेड से मिली हुई है, इसलिए उसकी टेल से जुड़ी हुई है, सॉरी इसका हेड उसकी टेल से, इसका ये तो रिजल्टेंट नहीं है। फिर इसका हेड से जुड़ा हुआ है। अब शक पड़ता है इन दोनों में से कोई एक रिजल्टेंट है, इसमें से और इसमें से। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो उल्टा है। उल्टा मतलब देखें, इस वेक्टर में ये खूबी है कि ये उस वेक्टर की टेल के साथ टेल जोड़े हुए हैं और उसके हेड से हेड जोड़े हुआ है। इसका मतलब ये है इसका रिजल्टेंट। तो स्टूडेंट, आपको ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट ढूंढने का।
अब स्टूडेंट किसी भी को वेक्टर आप देखते रहते हैं, आप देखते हैं जो बड़ा है वो रिजल्टेंट है, ऐसे नहीं होता, आपने उसके फिजिकल रूल से देखना होता है। अब देखें यहाँ पर उसने ये जो एरो डाले हुए हैं ये बड़े ही मतलब मीनिंगफुल एरो हैं, ये वैसे नहीं है। अब देखें यहाँ से एरो यहाँ से उधर जा रहा है, वहाँ से एरो इधर आ रहा है, यहाँ से एरो उधर आ रहा है। आप सोच के बताएं कि इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है। तो अब आप ये कहेंगे देखो इस आर ने उसके हेड से हेड जोड़ा हुआ है और इसकी टेल से कहा टेल जोड़ी हुई है, पता चला यहाँ पे ये आर जो है वो रिजल्टेंट है। क्या है यहाँ पे ये आर रिजल्टेंट है। अब आपका सवाल है कि हाउ वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमने डायरेक्शन यही लेनी है। ये बहुत ख़ास बात है कि हमने खुद से नहीं डायरेक्शनें ले ली हैं। ज्योमेट्री को हमने कैसे बिल्ड किया, वो इसलिए किया कि याद रखें कि पहले हमने पी पॉइंट लिया, पी से क्यू पॉइंट की तरफ गए हुए हैं हम, इसलिए ये जो ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होती है। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इसकी उधर है, इसकी डायरेक्शन उधर है, और जो यहाँ से इधर आ रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो वो चूँकि हम पी पॉइंट को फिक्स मानकर क्यू की तरफ गए हैं, इस वजह से ये डायरेक्शन ऐसे है। ये डायरेक्शनें हमने एक रूल, और ये रूल हम हमेशा ज्योमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसको नहीं समझते, जिसकी वजह से वो कभी भी ज्योमेट्री को तो समझ ही नहीं पाते, और जब भी ज्योमेट्री बनी है उसको याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको उस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। तो इसलिए आपको ये पता हो कि हेड टू टेल रूल या जो भी ये रूल आप देख रहे हैं वो हमने एक ख़ास पॉलिसी से बनाया है। अब सवाल है, यहाँ से हमें पता चल गया कि रिजल्टेंट बराबर होता है ये प्लस ये वाला वेक्टर। यानी कोई पूछे कि ओ की क्या वैल्यू है, तो आप कहते हैं ओ पी प्लस पी क्यू है। उससे हमने यहाँ से निकाल लिया कि पी क्यू बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ये मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यहाँ पे ओ क्यू अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये बराबर होना चाहिए किसके, ओ पी यानी यहाँ से यहाँ तक, और प्लस यहाँ से यहाँ तक पी क्यू। ये हमने 3 वेक्टर ले लिए। अब देखें यहाँ से आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पी क्यू। क्या चाहिए, पी क्यू। ये पी क्यू इधर ही रहने दें अपनी जगह पर, तो वो वाला ओ पी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये यहाँ से ये रिलेशन बना, और ये रिलेशन फिजिकली क्यों बना रहे हैं वो भी आपको अभी पता चल जाएगा कि ये जो पी क्यू है, ये वाला जो पी क्यू है, इसकी कीमत हमें पता ही नहीं है, तो इसको तो हमने पी क्यू ही रहने दिया। और जो ओ क्यू है, ओ क्यू कहाँ पर है, ओ क्यू का नाम है आर, और ओ पी का नाम हमने रखा हुआ है स्मॉल आर। तो इससे पता चला कि इसकी कीमत पी क्यू की कीमत कैपिटल आर माइनस आर है। अब यहाँ से ये सोचिएगा कि वाई वी डू दिस, कि ये जो हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली है वो पी क्यू ही रहने देते ना। तो याद रखें कि हम इसलिए नहीं रहने देते पी ये वैल्यू, क्योंकि हमेशा जो भी हमें एक्स्ट्रा वेक्टर मिलता है उसको पोजीशन वेक्टर की शक्ल में लिखना पड़ता है, ताकि ये हो कि हम उसको बेसिक से जान सकें। तो ये पी क्यू जो है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है जब हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब आपने यहाँ से एक चीज़ अंडरस्टैंड की है, क्या सीखा है आपने ये सीखा है कि ये जो पी क्यू लाइन है वो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो अब यहाँ से आपने ये सीखा कि ये जो पी क्यू लाइन है वो ये जो टेजेंट लाइन है, ये टी जो है ना टेजेंट लाइन है, टेजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि दो डॉट टेजेंट लाइनें हों, एक आई हो, यहाँ पर आई हो, और दूसरी डॉट जे हो, तो आई डॉट जे क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। आई डॉट जे ज़ीरो होता है। तो अब पता चला आई भी और जे भी चूँकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे भी यही बात है कि अगर मैं कहूँ कि पी क्यू डॉट यानी पी क्यू डॉट टी लिखूँ तो वो आना चाहिए ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब पी क्यू की कीमत आपने निकाली है आर माइनस स्मॉल आर डॉट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे पता चला कि इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन कहते हैं। ये जो है आपको थोड़ा सा मेरी वीडियोस जो हैं वो देखने में आपको टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये मैं उन चीज़ों के ऊपर टाइम लगा रहा हूँ जिन कंसेप्ट के ऊपर आपकी थ्रू आउट ज्योमेट्री में कंसेप्ट यूज़ होते हैं। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप
पूरी की पूरी किताब के अंदर अप्लाई करते हैं और आपके ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बिल्कुल फेस को चेंज कर देते हैं। आगे आपने रिसर्च करनी है, आपने किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, आपको आपके अंदर ये स्किल डेवलप होती है इन पॉइंट्स से। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह कर्वेचर। वो आप इसको देखिएगा, इसके फिजिकल मीनिंग देखिएगा। वीडियो अगर बेहतर लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच।